न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री का जन संवाद कार्यक्रम लगातार जारी है और आज भिवानी में जन संवाद कार्यक्रम करने वाले हैं मुख्यमंत्री। ये बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से इस वक्त आपको बता रही हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री का जन संवाद होना है। थोड़ी देर में चांग गांव में जन संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। खरका और अमरूपाना में लोगों की समस्याएं सुनी है उन्होंने। शाम 6:10 पर शकुंतला गार्डन में जन संवाद कार्यक्रम होगा। सीएम ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी जानकारी भिवानी से इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम को लेकर ये अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। कुछ देर में चांग गांव में जन संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। खरका और अमरूपाना में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है, अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। शाम 6:10 पर शकुंतला गार्डन में जन संवाद होगा। तो भिवानी से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। तो भिवानी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिन के दौरे पर हैं और इस 3 दिन के दौरे के कार्यक्रम में लगातार लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री सुन रहे हैं जन संवाद कार्यक्रम के जरिए। और अभी तक जिन लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना, उन सभी के समाधान के लिए निर्देशित भी अधिकारियों को किया है। इसके साथ ही एक और जनसभा आज शाम 6:10 पर होनी है। खरक गांव में संवाद से पहले मुख्यमंत्री दादी सती मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर में मत्था टेकने के बाद मुख्यमंत्री खरक गांव पहुंचे, जहां लोगों से मुख्यमंत्री संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनते हुए नजर आए। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मूढ़े पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हुए देखे। लोग चारपाई पर बैठकर अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री को बता रहे थे। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सरपंच प्रतिनिधि की जगह खुद महिला सरपंच को अपने पास में बैठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरपंच बनाते हो तो आगे भी आने दिया करो। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खरक गांव के विकास के लिए 60 लाख रुपयों के देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण का काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा। वहीं एक मुख्यमंत्री ने एक बुजुर्ग को दिल में स्टंट लगवाने के लिए डीसी को 50,000 रुपये देने के निर्देश भी दिए। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से दिल्ली भिवानी के बीच रेल स्टॉपेज की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। चले बढ़ते हैं आगे। जब मुख्यमंत्री गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो पेंशन का जिक्र उनकी ओर से किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री को इस संबंध में जवाब दिया है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनाते हैं आपको। है कोई ऐसा एक आध उदाहरण आपके पास जो आपको पता हो कि नहीं बनी है? किसी को जानकारी है किसी की नई पेंशन अपने आप बनी है? बनी है 3 की। और पीछे पालूवास गांव में बनी है। तो हर गांव में 10-20 लोगों के ये अपने आप पेंशन बनी है। फिर हमने एक मेले लगाए थे, जो बहुत गरीब कमजोर लोग हैं उनको कुछ लोन दिया जाए, कुछ उनको काम कराया जाए, कोई भैंस बांध ले, गाय बांध ले, दूध का काम कर ले, छोटी दुकान कर ले। तो ऐसे भी आपके यहाँ से 23 परिवारों में से 17 परिवारों का जो है वो पास कर दिया। उनका चाहे लोन है चाहे कोई काम है। 17 में से भी 5 लोगों को तो पैसा मिल भी गया है। उसी में पड़ेगा ठेकेदार जिसने करना है एक बार बुलाओ। ठेकेदार आपके 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, उसमें से जो ठीक काम करे और कम पैसे में करे उसे कराओ। और अगर आप ये कहे कि भाई मेरे आदमी को काम नहीं मिला, तो भाई आप अपने आदमी को ठेकेदार बना दो। किसने मना किया? क्यों? ठेकेदार तो कोई भी बन सकता है। गांव में कोई भी ठेकेदार बन सकता है। बल्कि मेरा तो कहना है हर गांव में 5-7 ठेकेदार होने चाहिए। कोई काम यहाँ का मिलेगा, कोई उसको कलिंगा का मिलेगा, कोई उसको बामला का मिलेगा, कोई और किसी गांव में मिल जाएगा। काम करने वाले तो आसपास सब जगह कर लेते हैं। और ये काम कोई बड़े इसमें तीर नकाशी करनी पड़ती है ऐसा थोड़ी है। गली नाली बड़े सामान्य काम होते हैं, है ना। तो हर एक को काम करने का मौका मिले, साफ काम करें।
और गांव के लोग बैठ के उसको अगर गलत कर दे तो गांव के लोग बैठ जाएंगे, काम गलत हुआ उसको पकड़ लो कि इसके पैसे नहीं दिलाएंगे तुझे। इस प्रकार से ये सारे काम हमको करने हैं। है कोई ऐसा एक आध उदाहरण आप? और राशन कार्ड को लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल इस गांव में कई लोगों की राशन कार्ड नहीं थे, जिससे कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, और कई ऐसे लोग थे जो कि इसके लिए पात्र नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लाभ मिल रहा था। तो ऐसे लोगों के नाम भी कटवाए गए हैं, और जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, दरअसल जो लोग लाभ के अधिकारी हैं उनके राशन कार्ड को बनवाया गया है। है कोई ऐसा एक आध उदाहरण आपके पास जो आपको पता हो कि नहीं बनी है? किसी को जानकारी है किसी की नई पेंशन अपने आप बनी है? बनी है 3 की। और पीछे पालूवास गांव में बनी है। तो हर गांव में 10-20 लोगों के ये अपने आप पेंशन बनी है। फिर हमने एक मेले लगाए थे, जो बहुत गरीब कमजोर लोग हैं उनको कुछ लोन दिया जाए, कुछ उनको काम कराया जाए, कोई भैंस बांध ले, गाय बांध ले, दूध का काम कर ले, छोटी दुकान कर ले। तो ऐसे भी आपके यहाँ से 23 परिवारों में से 17 परिवारों का जो है वो पास कर दिया। उनका चाहे लोन है चाहे कोई काम है, 17 में से भी 5 लोगों को तो पैसा मिल भी गया है। उसी में पड़ेगा, ठेकेदार जिसने करना है एक बार बुलाओ, ठेकेदार के 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, उसमें से जो ठीक काम करे और कम पैसे में करे उसे कराओ। और अगर आप ये कहें कि भी मेरे आदमी को काम नहीं मिला, तो भाई आप। उधर यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शक्ति सिंह गोहिल, उदय भान, इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार के ऊपर निशाना साधा और कहा कि जो प्रदेश रोजगार में नंबर 1 था, वो प्रदेश अब बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा की ओर से ये भी कहा गया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बुजुर्गों को 6,000 रुपया पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, हर वर्ग तौबा तौबा कर रहा है। और वो एक ही बात कह रहा है कि जी हम तो सोचते थे, ये इन्होंने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, हम तो आज यही कह रहे हैं हमारे वो पुराने दिन आ जाएं जो कांग्रेस के समय में थे। वो बात कह रहे हैं अच्छे दिन छोड़ो। किसान की क्या दुर्गति हुई है, ना उसको एमएसपी मिलता। आज सरसों के लिए कोई खरीदार नहीं, सरसों का एमएसपी 5450 और किसान ने मजबूरी में बेचा 4000 तक। अरे ये पीपली मंडी है, चौधरी मेवा सिंह से पूछो, लाडवा से विधायक है, मैं गया था 50 पैसे आलू बिक गया, उनको पिट गया। आज गन्ने की बात, गन्ने का 8 साल में कितना भाव बढ़ाया है उन्होंने और हमारे समय में कितना बढ़ा। आप ये गन्ने का इलाका है, सबको मालूम। अरे रो रो के आपके 10 रुपए बढ़ाया, वो भी जब भी कितना शोर वहां करना पड़ा। कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे हम, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लेकिन लागत कई गुना ज्यादा हो गई। ठीक कहा शक्ति भाई ने, हमारे समय में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स था, मशीनरी पे टैक्स नहीं था। आज हर चीज पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। बेरोजगारी, जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में, आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, अपराध में आज नंबर 1 है, महंगाई की तरफ जा रहे। आज जो भूषण बत्रा जी कह रहे थे कर्जे की बात, हरियाणा उन प्रदेशों में से है जिसके ऊपर बजट से ज्यादा कर्जा है। आज बजट इनका 1,83,000 करोड़ का, और कर्जा खुद मानते हैं ये 2,85,000 करोड़, लेकिन वो कर्जा तो 4 लाख करोड़ के करीब है। मेरे पास आंकड़े हैं, तो हमने कहा वो किया, और आज जो कहेंगे वो हम करेंगे। भाई क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते पहला काम हम करेंगे
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और जो इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन काटी है, इन्होंने तो किया नहीं कुछ नहीं। ये तो जैसे बकरी मिंगन करती है ना, कभी 100 बढ़ा दिए कभी 200। हम तो भाई 6000 से पेंशन शुरू करेंगे। जो 100 गज के प्लॉटों की स्कीम इन्होंने बंद कर दी गरीब आदमी को देने के लिए, वो फिर से लागू करेंगे। और किसान के लिए वहां हमने मध्य प्रदेश में रायपुर में प्रस्ताव पास कर दिया कि एमएसपी को एक कानूनी हम गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी होगी, किसान को एमएसपी मिलेगा। और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और अब प्रदेश अपराध में भी नंबर 1 बन गया है। भाई को भाई से उलझाने का काम किया है। धर्म जाति के आधार पर भाई को भाई से का दुश्मन बनाकर अपनी वोट की राजनीति करने का काम किया है। इन्होंने प्रदेश में प्रदेश को भ्रष्टाचार, प्रदेश की विकास की यात्रा को भ्रष्टाचार भेंट कराने का काम किया है। और इन्होंने हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, हर वर्ग के मान सम्मान की पगड़ी को रोकने का काम किया। ऐसा भ्रष्टाचार आपको याद होगा, लोग कितने दुखी थे इस सरकार से। दोबारा सरकार बनी, मैं शक्ति सिंह जी को बताना चाहता हूँ, लोग इतने दुखी थे 2019 में भी इस सरकार को दोबारा नहीं चाहते थे, लोग बदलना चाहते थे। बीजेपी ने नारा दिया 75 पार, दिया था कि नहीं दिया 75 पार नारा, और जेजेपी ने नारा दिया बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा कई लोगों को जमा हो गया। क्या छह चल रहा है हमारे के अंदर? भ्रष्टाचार, माइनिंग का महकमा किसके पास जाए, शराब का महकमा किसके पास जाए, एक्साइज टैक्सेशन का महकमा किसके पास जाए, और कौन सा ठोकर सरकार में बढ़ के पूरा दिन जाए, ये समझौता था। और अब हमारी याद आई है, अब हमारी याद आई है जब लोगों ने आपको रिजेक्ट करा तो हम याद आई मन था, लेकिन इस विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से लोग विश्वासघात का जवाब देंगे। भ्रष्टाचार हरियाणा तक नहीं, आज हरियाणा से लेकर दिल्ली तक खुला भ्रष्टाचार का तमाशा। बड़े उद्योगपति समूह, एक ऐसा उद्योगपति समूह जिसको भाजपा की सरकारें झोंक दी गई, हरियाणा की सरकार ने भी बिजली का जो हमारा करार था उसको बदल के उस। और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने भी सरकार के ऊपर निशाना साधा। उदयभान ने कहा कि पैसे देकर नौकरियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एचपीएससी और एचएसएसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं। एचपीएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और बोलियां लग रही थी। उनका क्या हुआ? क्या ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि एचपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 32 बार पर्चे लीक हुए हैं? क्या ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि आज 30,000 अध्यापकों के पद क्यों खाली पड़े हैं? उन सरकारी स्कूल 498 क्यों बंद किए गए हैं? उन सरकारी स्कूल में कौन के बच्चे पढ़ रहे हैं? उस सरकारी स्कूलों में इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने का प्राइवेट स्कूल में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और सांसद सुनीता दुग्गल नरवाना पहुंची। नरवाना पहुंचकर सुनीता दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुनीता दुग्गल की ओर से बताया गया कि पहली बार हरियाणा में धन्ना भगत जयंती मनाई जाएगी। नरवाना के धनौरी गांव में धन्ना भगत जयंती का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। सुनीता दुग्गल ने बताया कि धन्ना भगत जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि हमारी सरकार समय समय पर संत महापुरुषों की जयंती मनाती रहती है। इसी कड़ी में 23 अप्रैल को धन्ना भगत की जयंती नरवाना में गांव धनौरी में मनाई जाएगी।
और अंबाला के शहरों की बात करें या ग्रामीण इलाकों की बात करें, समय समय पर पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अस्पताल की ओर से निःशुल्क शिविर लगाए जाते रहे हैं, जिससे कि लोग वहां पर अपना निःशुल्क हेल्थ चेकअप करा सकें, उसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंच पाएं। इसी कड़ी में खुरचनपुर गांव में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शिरकत की। इस मेडिकल कैंप में आए लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। मेडिकल में आए लोगों ने कहा कि मेडिकल कैंप में मुफ्त में जांच और इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिसका फायदा लोगों को हो रहा है और इलाज के साथ साथ उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। लोगों ने कहा कि शहर में बुजुर्गों और महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए मेडिकल कैंप में उन्हें सभी सुविधाएं एक ही जगह पर वो भी मुफ्त में मिल रही हैं। और अंबाला में बेमौसम बारिश से और ओलावृष्टि से किसानों की जो फसल खराब हुई है उसका जायजा लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा पहुंचे। उन्होंने वहां पर किसानों से बातचीत की है और जो नुकसान किसानों का हुआ है उस संबंध में किसानों से वो बात करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने ओलावृष्टि और बारिश से सैकड़ों एकड़ फसल जो बर्बाद हुई है उसका जायजा लिया। किसानों को भारी नुकसान भी पहुंचा है, ऐसे में अधिकारी जल्द से जल्द फसलों की गिरदावरी कराएं, ये उनकी ओर से कहा गया, जिससे किसानों को जल्द ही मुआवजा मिल पाए। और मंडियों में गेहूं खुले हुए आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। अलग अलग शहरों की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं और इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है और ऐसे में किसान परेशान हैं। गुरुग्राम कैथल हिसार जिले में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई। रोहतक से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बेमौसम तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान अपनी फसलों के नुकसान से काफ़ी परेशान हैं। जहां सरकार और अधिकारी पोर्टल पर इसे रजिस्टर्ड करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष किसानों की खराब हुई फसलों का मुआयना कर किसानों को वाजिब मुआवजा देने की मांग कर रहा है। इस बीच मंडियों में खुले में सूखने के लिए पड़ी गेहूं की फसल पर भीगने का खतरा मंडरा रहा है। तो बारिश के बीच गेहूं खरीद पर भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बारिश की वजह से एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। खेतों में जलभराव से फसलें खराब हो रही हैं। मंडियों में खुले में पड़ा सैकड़ों कुंटल गेहूं जो बर्बाद होने की कगार पर है। मंडी में खुले में जो गेहूं पड़ा हुआ है उस पर भीगने का खतरा मंडरा रहा है। और चरखी दादरी की 6 ऐसी मुख्य सड़कें हैं जो कि जर्जर हालत में हैं और इन सड़कों के खराब होने से आम जनता को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब बारिश होती है तो इन सड़कों पर जो गड्ढे बने हुए हैं उनमें पानी भर जाता है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें पेश आती हैं। इसके साथ ही रामबाग को जाने वाली सड़क की बात करें तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसमें पानी भरा होने के कारण लोग यहाँ से गुजर नहीं पा रहे हैं। इलाके के लोगों का ये कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत भी इसको लेकर की गई, लेकिन समाधान कोई नहीं निकला। अगर इन रास्तों को ठीक नहीं किया गया तो बरसात की सीजन में और भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। 2.5 साल हो गए, खूब शिकायत कर ली,
कोई सुनाई नहीं कर रहा। चेयरमैन भी, MC, इन सब कर 2-3 अर्थी गिर चुकी। जहाँ पर पानी भरा था लेकिन इनका रास्ता नहीं था, पैर रिपट गया, पैर रिपटती एक साइड तक पड़ती है। ये तो जब से रात शुरू हुआ, जब से ऐसे टूटी हुई है, पानी भरा रहता था, पानी तभी सूख गया, गर्मी से सूख गया, प्रशासन ने सुखाया। इसको जगह है जहाँ अंतिम यात्रा में हर आदमी को जाना पड़ता है। इसमें मंत्री भी जाते हैं, राजा भी जाते हैं, आम आदमी भी जाते हैं। जब ये प्रशासन और ये सरकार इस जगह कोई ठीक नहीं करा सकते अगर अंतिम यात्रा की जो पथ है उसको, तो बहुत ही काम कर रही है मेरे ख्याल से। इसमें दादरी के ये चेयरमैन वगैरह भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और यहाँ का MLA और नेता भी हैं, इतने पुराने नए। और रेवाड़ी के लोगों को आज बड़ी सौगात मिली है। नेशनल हाईवे 11 पर बना बाईपास आज से खोल दिया गया है। इस बाईपास के ना होने की वजह से शहर में जाम की स्थिति से परेशानी लोगों को होती थी और अब इस बाईपास के खुलने से जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 800 करोड़ की लागत से बाईपास बनकर तैयार हुआ है और इसकी लंबाई करीब 14.2 किलोमीटर है। इस बाईपास के खुलने के बाद अब इलाके के लोग काफ़ी खुश हैं। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ न्यूज़ रूम लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।